नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए यूपीटीईटी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए 60 प्रश्नों का एक मॉडल प्रश्न पत्र तैयार किया हूं, जो यूपीटीईटी परीक्षा में आप लोगों के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। तो दोस्तों, देखते हैं पहला प्रश्न। समाज शिक्षा के कुल उद्देश्य रखे गए हैं। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। तो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 5। दूसरा प्रश्न है, समाज शिक्षा शब्द का आविष्कार किया है। महात्मा गांधी ने, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने, डॉक्टर राधाकृष्णन ने। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। तीसरा प्रश्न है, भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात साक्षरता में वृद्धि हेतु जिन कार्यक्रमों का संचालन किया गया वे थे। ऑप्शन ए है अनिवार्य औपचारिक प्राथमिक शिक्षा, ऑप्शन बी अनौपचारिक शिक्षा, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों ही, ऑप्शन डी प्रौढ़ शिक्षा। तो मित्रों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, अर्थात अनिवार्य औपचारिक प्राथमिक और अनौपचारिक शिक्षा। प्रश्न संख्या 4 है, प्राचीन शिक्षा संबंधित है। ऑप्शन ए वैदिक शिक्षा से, ऑप्शन बी बौद्धकालीन शिक्षा से, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों से, ऑप्शन डी इनमें से किसी से नहीं। तो मित्रों, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों से। प्रश्न संख्या 5 है, आधुनिक शिक्षा के अंतर्गत है आजादी से पूर्व की शिक्षा, ऑप्शन बी आजादी के बाद की शिक्षा, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों, ऑप्शन डी बौद्धकालीन शिक्षा। तो आधुनिक शिक्षा के अंतर्गत आज़ादी के पूर्व की शिक्षा भी आती है और आज़ादी के बाद की शिक्षा भी आती है, अर्थात आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। छठा प्रश्न है, शिक्षक आधुनिक समाज में किस प्रकार अधिक लाभ दे सकता है। ऑप्शन ए विद्यार्थियों को व्यवहारिकता सिखाने पर जोर दे सकें, ऑप्शन बी विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान दे सकें, ऑप्शन सी मिलजुल कर काम करने की भावना जगा सकें, ऑप्शन डी मानव मात्र में प्रेम की ज्योति जगा सकें। तो मित्रों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, विद्यार्थियों को व्यवहारिकता सिखाने पर जोर दे सकें। ऑप्शन 7 है, कक्षा कार्य की विधियों में परिवर्तन लाने के लिए एक अध्यापक में निम्नलिखित में से गुण युग्म होना चाहिए। ऑप्शन ए प्रतिष्ठता और अधिकार, ऑप्शन बी वरिष्ठता और अनुभव, ऑप्शन सी विशेषज्ञता और अनुभव, ऑप्शन डी योग्यताएं और अध्यापन डिग्रियां। तो मित्रों, प्रश्न नंबर 7 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विशेषज्ञता और अनुभव। प्रश्न संख्या 8 है, निम्नलिखित में से वह शिक्षक सबसे अधिक कुशल माना जाता है जो कक्षा को हंसा सके। ऑप्शन बी विद्यार्थियों को परिश्रम से कार्य करने को बाध्य कर सके, ऑप्शन सी विद्यार्थियों में पहल करने की क्षमता को विकसित कर सके, ऑप्शन डी कक्षा पर नियंत्रण रख सके। तो मित्रों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्यार्थियों में पहल करने की क्षमता को विकसित कर सके। प्रश्न संख्या 9 है, निम्नलिखित में से वह शिक्षक सबसे अधिक सफल माना जाता है जो विवेचन प्रारंभ कर सके, विद्यार्थियों को प्रेरित कर सके, पाठ्य पुस्तकों को ठीक से पढ़वा सके, ऑप्शन डी पाठ की व्याख्या कर सके।
तो मित्रों, सबसे अधिक सफल शिक्षक वह होता है जो विद्यार्थियों को प्रेरित करता है, अर्थात ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जो विद्यार्थियों को प्रेरित कर सके। प्रश्न संख्या 10 है, निम्नलिखित में से शिक्षक के किस गुण पर कक्षा शिक्षण व्यवस्था निर्भर करती है? ऑप्शन ए, शिक्षक की व्यावसायिक निपुणता पर। ऑप्शन बी, अन्य शिक्षकों के सहयोग पर। ऑप्शन सी, विद्यालय की साज सज्जा पर। ऑप्शन डी, प्रधानाचार्य की शैक्षिक योग्यता पर। तो मित्रों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिक्षक की व्यावसायिक निपुणता पर। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 11, नागरिक शास्त्र के अध्ययन में निम्न में से सर्वाधिक उपयुक्त है? व्याख्यान विधि, विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि या प्रयोगशाला विधि? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा व्याख्यान विधि। प्रश्न संख्या 12 देखते हैं, आगमन विधि है। ऑप्शन ए, सामान्य से विशेष की ओर जाना। ऑप्शन बी है, सामान्य से विशेष की ओर जाना। मित्रों, यहाँ बी होना चाहिए, विशेष से सामान्य की ओर जाना। कुछ मिसप्रिंटिंग हो गई है। ऑप्शन सी है, ए तथा बी दोनों। ऑप्शन डी है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों, आगमन विधि सामान्य से विशेष की ओर जाती है, तो आपका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 13 है, चार्ट, स्केल, घन, आयताकार किस विषय के अध्ययन में सहायक हैं? ऑप्शन ए, विज्ञान। ऑप्शन बी, गणित। ऑप्शन सी, इतिहास। ऑप्शन डी है नागरिक शास्त्र। तो दोस्तों, चार्ट, स्केल, घन, आयताकार वस्तुएं, ये सभी गणित विषय से संबंधित है। प्रश्न संख्या 14 है, मानचित्र किन किन विषयों की पढ़ाई में सहायक है? ए है इतिहास। ऑप्शन बी, भूगोल। ऑप्शन सी है ए तथा बी दोनों। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों, प्रश्न संख्या 14 का उत्तर हो जाएगा ए तथा बी दोनों। मित्रों, मानचित्र, इतिहास और भूगोल दोनों की पढ़ाई में सहायक होते हैं। प्रश्न संख्या 15 है, निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा बच्चों को आसानी से समझाकर पढ़ाया जा सकता है? ऑप्शन ए है निगमन विधि। ऑप्शन बी, आगमन विधि। ऑप्शन सी है ए तथा बी दोनों। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आगमन विधि। प्रश्न संख्या 16 देखते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम है? ए, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑप्शन बी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऑप्शन सी, कंपाइलर। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों, ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, तो आपका उत्तर ए सही हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 17, दंड का प्रतिरोध एवं प्रतिशोध विषयक उद्देश्य है? ए, व्यक्ति का सुरक्षा करना। बी, ऐसा दंड जिसमें व्यक्ति के नियम विरोधी कार्यों पर रोक लगाई जा सके। ऑप्शन सी है ए तथा बी दोनों। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर बी सही हो जाएगा, ऐसा दंड जिसमें व्यक्ति के नियम विरोधी कार्यों पर रोक लगाई जा सके। प्रश्न संख्या 18 देखते हैं दोस्तों, दंड का परिणाम संबंध उद्देश्य है?
ऑप्शन ए व्यक्ति का सुधार करना। ऑप्शन बी है दंड इस दृष्टि से दिया जाए ताकि व्यक्ति को यह जानकारी हो जाए कि उसके कार्यों का परिणाम दूसरों के लिए बुरा होता है। ऑप्शन सी ए और बी दोनों। ऑप्शन डी ऐसा दंड जिसमें व्यक्ति के नियम विरोधी कार्यों पर रोक लगाई जा सके। तो मित्रों प्रश्न संख्या 18 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 19 देखते हैं। दंड देने के क्या कारण? ऑप्शन ए यदि विद्यार्थी शिक्षण कार्य में रुचि नहीं लेता हो। बी यदि विद्यालय के नियमों की अवहेलना करता हो। ऑप्शन सी विलंब से कक्षा में आने पर। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो मित्रों इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 20 है विद्यार्थियों को कब दंड दिया जाता है? ऑप्शन ए है जब वह खेलता है। ऑप्शन बी जब वह पढ़ता है। सी जब वह अनुशासन भंग करता है। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो मित्रों प्रश्न संख्या 20 का उत्तर हो जाएगा जब वह अनुशासन भंग करता है। प्रश्न संख्या 21 है तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटरों का उद्भव काल माना जाता है। ऑप्शन ए 1964 से 1977 तक। ऑप्शन बी है 1964 से 1974 तक। ऑप्शन सी है 1995 से 2007 तक। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी सही हैं। तो इनमें से आपका सही उत्तर हो जाएगा ए तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटरों का उद्भव काल 1964 से लेकर 1977 तक माना जाता है। प्रश्न संख्या 22 देखते हैं मित्रों। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का अभिन्न अंग है। ALU, बी टेप, सी प्रिंटर, डी कीबोर्ड। तो मित्रों सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का अभिन्न अंग है ALU। अब मित्रों हम देखते हैं प्रश्न संख्या 23। कंप्यूटर में निरंतर होने वाली त्रुटि को कहते हैं। ऑप्शन ए बाइट, ऑप्शन बी वायरस, ऑप्शन सी बग और ऑप्शन डी बिट। तो मित्रों इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। कंप्यूटर में निरंतर होने वाली त्रुटि को बग कहा जाता है। अब प्रश्न का 24 देखते हैं। जब कंप्यूटर को शिक्षा प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में अपनाया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। ऑप्शन बी इनोवेटिव एजुकेशन। ऑप्शन सी है कंप्यूटर एप्लीकेशन इन एजुकेशन। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इसका सही उत्तर हो जाएगा ए कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। अब मित्रों हम देखते हैं प्रश्न संख्या 25। बेसिक कंप्यूटर लैंग्वेज का पूरा नाम है। ए बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। बी है बेसिक अर्थमेटिक सीक्वेंस इंटीग्रेटेड कोड। ऑप्शन सी है बेसिक असिस्टेड सीक्वेंस इंटीग्रेटेड कोड और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इसमें आपका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। अब मित्रों हम देखते हैं प्रश्न संख्या 26।
स्टेनले हॉल के अनुसार खेल है ए वंशानुगत क्रियाओं का प्रकाशन, ऑप्शन बी है भविष्योन्मुखी क्रियाओं का स्वरूप, ऑप्शन सी वर्तमान क्रियाओं का स्वरूप, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों, स्टेनले हॉल के अनुसार खेल वंशानुगत क्रियाओं का प्रकाशन। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 27। खेल की सर्वमान्य परिभाषा है। खेल की सर्वमान्य परिभाषा है, ऑप्शन ए उपलब्ध है, बी उपलब्ध नहीं है, ऑप्शन सी है दी जा सकती है, ऑप्शन डी दी जा सकती है किंतु कठिन कार्य है। तो दोस्तों, प्रश्न संख्या 27 का उत्तर हो जाएगा सी, तक खेल की सर्वमान्य परिभाषा दी जा सकती है। प्रश्न संख्या 28 है, खेल रचनात्मक एवं सृजनात्मक क्रियाओं का योग है, यह शब्दांश है। ऑप्शन ए नन का, ऑप्शन बी किलपैट्रिक का, ऑप्शन सी हॉल का, ऑप्शन डी थॉम्सन का। तो मित्रों, प्रश्न संख्या 28 का उत्तर हो जाएगा नन का। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 29। खेल के लिए है, यह वाक्य है, ऑप्शन ए वैलेंटाइन का, ऑप्शन बी यूनिक का, ऑप्शन सी हॉल का और ऑप्शन डी है थॉम्पसन का। तो मित्रों, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए वैलेंटाइन का। प्रश्न संख्या 30 देखते हैं। खेल पर आनुवंशिकता का प्रभाव पड़ता है, यह वाक्य सिद्धांत है। ऑप्शन ए है पूर्ण रूपेण, ऑप्शन बी है बिल्कुल नहीं, ऑप्शन सी है आंशिक, ऑप्शन डी है किसी किसी के संदर्भ में। तो दोस्तों, प्रश्न संख्या 30 का उत्तर हो जाएगा बी बिल्कुल नहीं, क्योंकि खेल पर आनुवंशिकता का प्रभाव नहीं पड़ता है। दोस्तों, कोई जरूरी नहीं है कि एक कुशल खिलाड़ी का लड़का भी खिलाड़ी ही निकले। तो आपका उत्तर सही हो जाएगा बी बिल्कुल नहीं। अब मित्रों, ये 30 प्रश्न थे एजुकेशनल साइकोलॉजी से। अब हम देखते हैं 30 प्रश्न हिंदी के। दोस्तों, हिंदी में एक पैराग्राफ आपको दिया गया है, जिसे मैं जल्दी में पढ़ दे रहा हूँ। अब इस पर आधारित 5 प्रश्न दिए गए हैं, उसका उत्तर आप लोगों को देना है। सेवा और परोपकार की निर्मल सरिता में निमज्जन करने वाले अंतःकरण का मल शीघ्र ही धुल जाता है। उसका अहंकार, उसकी स्वार्थ चिंता, उसका अविवेक समूह नष्ट हो जाता है। निज पर भेद छिन्न भिन्न होकर एकत्व और समत्व के भाव जागृत हो जाते हैं। पंख विहीन और किसित पक्षी को बड़े धैर्य से उठाकर और शनय शनय उसकी पीठ पर हाथ फेर कर उसे जल पिला वायु में उड़ा देने वाले व्यक्ति को और व्यक्ति की अंतरात्मा को जिस शौक का अनुभव होता है, उसका वर्णन अशक्य है। घायल पशु के घाव पर पट्टी बांधकर उसे पुचकार कर उसकी पीड़ा को कम करने का प्रयत्न करने वाले मनुष्यों को इतनी शांति उपलब्ध होती है, उसे वे ही जानते हैं।
भूखे को भोजन देकर, नग्न को वस्त्र पहनाकर, चक्षुविहीन को मार्ग दिखाकर, व्याधिग्रस्त को औषधि देकर, गिरे हुए को उठाकर, अंधकार पूर्ण स्थान को अवलोकित कर और रिक्त को पूर्ण करके सेवा धर्म को निभाने वाला पुरुष जगत पूज्य होता है। दोस्तों, ये था आपका पैराग्राफ। अब इस पे आधारित प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न संख्या 31 है, उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक है। ऑप्शन ए सेवा और परोपकार, ऑप्शन बी सेवा धर्म, ऑप्शन सी सेवा की महिमा, ऑप्शन डी है सेवा द्वारा ख्याति। तो दोस्तों, इन चारों में से सबसे अच्छा शीर्षक लग रहा है ऑप्शन सी, सेवा की महिमा। प्रश्न संख्या 32 देखते हैं दोस्तों, सेवा का मार्ग अपनाकर व्यक्ति, ऑप्शन ए है मोक्ष प्राप्त करता है, ऑप्शन बी आत्मानंद भोगता है, ऑप्शन सी है जगत पूज्य होता है, ऑप्शन डी शांति प्राप्त करता है। तो दोस्तों, पैराग्राफ की अंतिम पंक्ति में दिया है कि जगत पूज्य होता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 देखते हैं दोस्तों, सेवा के अवसर, ऑप्शन ए सदा और सर्वत्र उपलब्ध रहते हैं, ऑप्शन बी विकलांगों के मध्य उपलब्ध होते हैं, ऑप्शन सी त्रिषित और प्रताड़ित जगत में उपलब्ध होते हैं, ऑप्शन डी बड़े समय से मिलते हैं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, त्रिषित और प्रताड़ित जगत में उपलब्ध होते हैं। मित्रों, हम देखते हैं प्रश्न संख्या 34। सेवा करने वाले व्यक्ति का ए अहम भाव बढ़ जाता है, बी विवेक जागृत हो जाता है, ऑप्शन सी है संसार निराला हो जाता है, और ऑप्शन डी है अंतःकरण निर्मल हो जाता है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंतःकरण निर्मल हो जाता है। अब दोस्तों, हम देखते हैं प्रश्न संख्या 35 से 40 तक कुछ मुहावरे दिए गए हैं, आप लोगों को उनका अर्थ बताना है कि उनका सही अर्थ क्या है। तो प्रश्न संख्या 35 देखते हैं, उगल देना का अर्थ है उल्टी करना, बी छिपी हुई बात को प्रकट कर देना, ऑप्शन सी है सच बोलना, ऑप्शन डी है उल्लू बनाना। तो दोस्तों, उगल देना का सही अर्थ है छिपी हुई बात को प्रकट कर देना। प्रश्न का 36 देखते हैं, अंधा होना का अर्थ है पूरी तरह विवेक खो देना, ऑप्शन बी प्रेम करना, ऑप्शन सी है अपना भला बुरा न सोचना, ऑप्शन डी चाहे जिधर चल देना। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पूरी तरह विवेक खो देना। अब दोस्तों, हम देखते हैं प्रश्न संख्या 37। हवा का रूप देखना का अर्थ क्या है? दिशा ज्ञान करना, ऑप्शन बी मुहूर्त पर विचार करना, ऑप्शन सी है नजर देख कर बात करना, ऑप्शन डी जमाने का हाल समझकर काम करना। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जमाने का हाल समझकर काम करना। दोस्तों, हम देखते हैं प्रश्न संख्या 38। लोहा मानना का अर्थ है, ऑप्शन ए सम्मान करना, ऑप्शन बी संघर्ष करना, ऑप्शन सी किसी का वर्चस्व स्वीकार करना, ऑप्शन डी है खुशामद करना। तो दोस्तों, लोहा मानना का अर्थ है किसी का वर्चस्व या किसी की श्रेष्ठता को स्वीकार करना।
ऑप्शन प्रश्न संख्या 39 देखते हैं। टाट उलटना का अर्थ है ए सफाई करना, ऑप्शन बी दिवाला निकालना, ऑप्शन सी है तलाशी देना, ऑप्शन डी है नीचा दिखाना। तो दोस्तों टाट उलटना का अर्थ है दिवाला निकालना। ऑप्शन प्रश्न का 40 है हाथ मलना का अर्थ है, ऑप्शन ए तैयार होना, ऑप्शन बी पश्चाताप करना, ऑप्शन सी है क्रोध करना, ऑप्शन डी सर्दी मिटाना। तो दोस्तों इसका सही अर्थ हो जाएगा ऑप्शन बी पश्चाताप करना। अब दोस्तों प्रश्न संख्या 41 से 43 तक हमें एक शब्द दिया गया है जिसका वास्तविक अर्थ को बताना है। प्रश्न संख्या 41 देखते हैं अनुरक्त। अनुरक्त शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए किसी के पीछे पीछे चलने वाला, ऑप्शन बी जिसका जन्म बाद में हुआ हो, ऑप्शन सी जो किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के प्रति आसक्त हो, ऑप्शन डी जो अनुकरण करने योग्य हो। तो मित्रों इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। अनुरक्त का अर्थ है जो किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के प्रति आसक्त हो। 42 अपठनीय। मित्रों अपठनीय का अर्थ है ऑप्शन ए जो पढ़ा न गया हो, ऑप्शन बी जो पढ़ा न जा सके, ऑप्शन सी है जो पढ़ा लिखा न हो, ऑप्शन डी है अन्यमनस्क होकर पढ़ना। दोस्तों प्रश्न संख्या 42 का अर्थ हो जाएगा जो पढ़ा न जा सके उसे अपठनीय का। प्रश्न संख्या 43 देखते हैं मित्रों अवध्य का अर्थ है जिसे मारना उचित न हो, ऑप्शन बी स्वतंत्र प्रकृति वाला व्यक्ति, ऑप्शन डी ऑप्शन सी अपने परिवार का ध्यान रखने वाला, ऑप्शन डी जो सुनकर भी ध्यान न दे। तो मित्रों अवध्य का अर्थ है जिसे मारना उचित न हो, अतः आपका सही उत्तर हो जाएगा ए। अब मित्रों प्रश्न संख्या 44-45 में है जो काले गहरे शब्द दिए गए हैं उसका विपरीतार्थक शब्द हमको चुनना है। प्रश्न का 44 है हंसना। हंसना का विपरीतार्थक शब्द है ए चिल्लाना, बी रोना, सी प्रसहन, डी दिल लगी। तो दोस्तों हंसना का विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा रोना, बस ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 45 है हटना। हटना का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए रुकना, ऑप्शन बी चलना, ऑप्शन सी दौड़ना, ऑप्शन डी कूदना। तो दोस्तों हटना का विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा रुकना। तो मित्रों प्रश्न संख्या 46 से 50 तक वाक्यांश के लिए एक शब्द दिए गए हैं, उनमें से आपको सही उत्तर का चयन करना है। प्रश्न संख्या 46 देखते हैं दोस्तों देश में विदेश से माल आने की क्रिया को क्या कहते हैं? ए खरीदारी, बी व्यापारिक संबंध, सी निर्यात, डी आयात। तो मित्रों जब अपने देश में विदेश से सामान आता है तो इसे आयात कहा जाता है, अर्थात आपका उत्तर डी सही हो जाएगा। और जब अपने देश से माल विदेश को जाता है तो इसे निर्यात कहा जाता है। हम देखते हैं दोस्तों
प्रश्न संख्या 47। अत्याचार करने वाला ए दुष्ट, बी धूर्त, सी शोषक, डी आतताई। तो दोस्तों अत्याचार करने वाले को आतताई कहा जाता है। आपका उत्तर डी सही हो जाएगा। हम देखते हैं प्रश्न संख्या 48। वह नायिका जिसका पति प्रदेश से लौटा हो, उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? ऑप्शन ए सुहागिन, ऑप्शन बी वियोगिनी, ऑप्शन सी खंडिता, ऑप्शन डी आगत पतिता। तो मित्रों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी आगत पतिता। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 49। जो संविधान के अनुकूल हो। ऑप्शन ए अवैध, ऑप्शन बी अपराध, ऑप्शन सी असंवैधानिक। दोस्तों इसको थोड़ा सुधार लीजिए। प्रश्न संख्या 49 है, जो संविधान के अनुकूल न हो उसे क्या कहेंगे एक शब्द में? ए अवैध, बी अपराध, सी असंवैधानिक, डी उल्लंघन। तो दोस्तों जो संविधान के अनुकूल न हो उसे असंवैधानिक कहा जाता है, अर्थात ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हम देखते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 50। एक एक अक्षर तक को एक शब्द में क्या कहेंगे? ए संपूर्ण, बी आपादमस्तक, सी नक्शिक, ऑप्शन डी अक्षरशः। मित्रों इसका सही उत्तर हो जाएगा अक्षरशः, अर्थात आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हम मित्रों देखते हैं प्रश्न संख्या 51 से 55 तक। दिए गए प्रश्नों में त्रुटिपूर्ण वाक्यांशों की पहचान करें। तो प्रश्न संख्या 51 है दोस्तों, किसी का पूरा गिरोह सामने बैठा है। मित्रों का 51 है दोस्तों, मित्रों का पूरा गिरोह सामने बैठा है। तो इसमें से त्रुटि है पूरा गिरोह। दोस्तों मित्रों के लिए गिरोह शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो इसमें गलत शब्द हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 52 देखते हैं। किसी वस्तु का आयतन निकालने के लिए उसकी लंबाई, चौड़ाई व मोटाई का गुणनफल निकाल लेना चाहिए। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 52 का सही उत्तर हो जाएगा मोटाई। इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होना चाहिए, जबकि मोटाई नहीं होगा। अब प्रश्न संख्या 53 देखते हैं। छायावाद के युग में राष्ट्रवादी विचारधारा का उन्नत स्वर सुनने को मिलता है। तो दोस्तों इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब मित्रों हम देखते हैं प्रश्न संख्या 54। दुकानदार ने काठ झाड़ना शुरू कर दिया, जिससे कि दुकान पर बैठे हुए लोग उठकर चले जाएं। तो दोस्तों दुकानदार ने काठ झाड़ना शुरू कर दिया, जिससे कि दुकान पर बैठे हुए लोग उठकर चले जाएं। तो दोस्तों इसमें भी आपका उत्तर सी सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 55। हर एक पिता चाहता है कि उसकी
सौभाग्यवती कन्या को अच्छा वर प्राप्त हो। तो मित्रों, इसमें भी आपका उत्तर सी सही हो जाएगा। इसमें गलत शब्द है सौभाग्यवती कन्या। अब मित्रों 56 से 60 तक के प्रश्न हम देखते हैं। दिए गए प्रश्नों में सही उपसर्ग अथवा प्रत्यय की पहचान करें। प्रश्न संख्या 56 है मित्रों, पावक शब्द में प्रत्यय है। तो दोस्तों पावक शब्द में अप प्रत्यय। प्रश्न संख्या 57 हम देखते हैं, लेखक में प्रत्यय बताइए। तो मित्रों लेखक में प्रत्यय हो जाएगा अक प्रत्यय। अब प्रश्न संख्या 58 देखते हैं दोस्तों, बदनाम में उपसर्ग बताइए। तो दोस्तों बदनाम में उपसर्ग हो जाएगा बद। अब दोस्तों हम देखते हैं प्रश्न संख्या 59, एन वक्त में कौन सा उपसर्ग है। तो मित्रों एन वक्त में एन उपसर्ग है। प्रश्न संख्या 60 देखते हैं, अलविदा में उपसर्ग बताइए। तो दोस्तों अलविदा में उपसर्ग हो जाएगा अल। धन्यवाद दोस्तों, आप लोग हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।